हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं फिर से जो है आ चुका हूं और आपके लिए जो है क्लास 10 के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन सवालों के सीरीज को, जिसमें आपके मैथ के सवाल आपके सीधे एग्जाम में जो है टकरा जाएंगे और आप उसको फोड़ के जो है आएंगे। तो चले हम शुरू करते हैं उस सीरीज को और आपको बताते हैं कि ये जो सवाल है आपके एग्जाम में आएंगे और आप उसका जो है धजिया उड़ा के जो है चले आएंगे। क्या सवाल है? तो चले सबसे पहले सवाल की हम बात करते हैं जो है। तो सबसे पहला सवाल जो है, सवाल मैं यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूं और आपको समझाता भी चला जा रहा हूं। वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, जो है अंत तक आप जरूर बने रहिए। जो है बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग से जो है आज क्लियर होने वाला है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। चलें तो सबसे पहला सवाल की हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए जो है क्या है। सबसे पहला सवाल है आपका कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है। सवाल में यहां पे लिख दे रहा हूं, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है LBH। ऑप्शन बी आपका है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ऑप्शन सी है 2LBH एंड ऑप्शन डी आपका है 2 × LB प्लस BH प्लस HL जो है। तो विद्यार्थी आप इस सवाल का जवाब जो चुटकी भर में दे सकते हैं। और यदि किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो उसका आयतन जो LBH होता है। बिल्कुल सही बात है। घनाभ की थोड़ा सा यहां पर मैं बात कर लूं, जो है घनाभ जिसमें 6 पृष्ठ होता है, 6 आयताकार पृष्ठों से बनी हुई आकृति को हम लोग जो है घनाभ कहते हैं। घनाभ में अगर कोर की बात करें, भुजाओं की बात करें, तो इसमें 12 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 12 भुजाएं होती है। तो 12 भुजाएं होती है। इसमें शीर्ष की बात करें तो शीर्ष इसमें 8 होता है। अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्णों की संख्या इसमें 4 होती है। और इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो वो भी चीजें मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए ये यहाँ पे जो लिखा गया है, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आपका घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय की बात की जाए तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपके पार्श्व पृष्ठीय का फॉर्मूला है। अगर विकर्ण की बात करें तो देखिए ये जो लिखा गया है, ये विकर्ण का जो है फॉर्मूला है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है। और ये आपका जो है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो ऑप्शन में लिखा है 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये जो है घनाभ के किसी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है। भले कहेंगे कि समान प्रकार के दो घनाभ का जो है आयतन इसको बोल सकते हैं। तो घनाभ से संबंधित जो है 4 फॉर्मूले आपने यहां पर जो है देखा। घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण जो है। चलिए अब अगले सवाल की हम बात करते हैं जो, और हर एक सवाल को बहुत डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक सवाल यदि आप पढ़ें तो उससे कई सारे सवालों को जो है आप सॉल्व कर सकें जो है। तो चलिए हम दूसरे सवाल की बात करते हैं और इसको रफ करते हैं। आइए दूसरे सवाल की बात करते हैं। क्या है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल देखें जो है क्या है आपका,
दूसरा सवाल है कि tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर बताइए क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है √3 होगा, ऑप्शन बी दिया है 1/√3 होगा, एंड ऑप्शन सी 1 है, एंड ऑप्शन डी जो है ये आपका -1 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब दे चुके होंगे कि इसका आंसर जो है 1 होता है। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इसका आंसर 1 आता है। देखिए इस तरह के जितने भी सवाल आपको देखने को मिले जो है, जिसमें जो है 1 2 3 4 गो हो या फिर 2 गो हो गुणा में, या फिर 6 गो या 8 गो, तो इसका आंसर 1 ही होता है। इसको मैं सॉल्व भी करके बता रहा हूं, घबराए नहीं, इसको मैं सॉल्व भी करके बता रहा हूं। देखिए tan 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 90 डिग्री में से 80 डिग्री घटाएंगे, ये क्या होगा 10। इसका मतलब 10 को लिखने का तरीका हो गया 90 माइनस 80। ये tan 15 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 75 डिग्री। 90 में से 75 घटाएंगे, यही 15 तो मिलेगा हमें जो है। और देखिए इसको मैंने बदल दिया, इसको बदल दिया, इसको और इसको मैं नहीं बदलूंगा। 1 2 3 4 गो है तो किन्हीं 2 को ही बदलना है, 2 को ही बदला जाता है। तो किन्हीं 2 को मैंने बदला, 2 को ऐसे ही हमने छोड़ा। ये आपका 75 और ये आपका tan 80। अब tan 90 माइनस 80 का मतलब कि 90 माइनस थीटा। बोलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कहेंगे कि cot थीटा होता है, तो cot 80 डिग्री इसको लिखेंगे, इसको जो है cot 75 डिग्री लिखेंगे, और ये आपका tan 75 इंटू tan 80 डिग्री। अब cot थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/tan थीटा मैंने tan 80 डिग्री। ये cot 75 को मैं लिख सकता हूँ 1 में cot 75 इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। इसको चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया। ओहो हो, यहाँ पर tan होगा, tan होगा, tan होगा, tan 75। cot 75 को 1/tan 75 लिखेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया 1। इस तरह के जो भी सवाल आपको दिखें बिना सोचे समझे मारिए, उसका आंसर जो है 1 जो होगा सो देख लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, सवाल नंबर 3 की जो है। चलिए देखिए सवाल नंबर 3 क्या है जो है। सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो देखें अगर द्विघात समीकरण होगा तो इसका मतलब कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा। अदरवाइज ये रूप नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जो है कि 2x का पावर 3 माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताएं ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। चले इसको हल करें हम लोग जो है। ये आपका 2x के पावर 3 माइनस में 3x बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर प्रसार करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2x होगा। ये आपका 2x का पावर 3 माइनस में 3x, इस पूरे को उठा के इधर लेकर आए, x के पावर 2 माइनस 1 माइनस 2x बराबर 0। अब देखिए ये 2x के पावर 3 के जैसा इसमें कोई नहीं है, ऐसे ही रहेगा। माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x होगा, और ये आपका माइनस में x स्क्वायर, और ये आपका माइनस में 1 बराबर 0। देखिए इसको देखिए, इस समीकरण में अधिकतम घात 3 है, जबकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो ये जो है कोई द्विघात समीकरण नहीं है। चले अब ऑप्शन बी को हम चेक करें। ऑप्शन बी देखिए क्या है। ऑप्शन बी है कि x² माइनस 2 में x प्लस में 3 बराबर 0 जो है। ये बताइए ये द्विघात समीकरण है? ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों?
क्योंकि x का घात तो यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन ये जो चर राशि यहाँ पर रूट में है, यहाँ पर ये चर राशि रूट में है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। चले अब ऑप्शन सी की बात करें। ऑप्शन सी है कि ये 3x² प्लस में 2 बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 4। चले देखिए, ये लगता है कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। चले इसको चेक करते हैं। जो है ये आपका 3x² प्लस 2 बराबर ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसका प्रसार करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² और माइनस में 3 दूनी का 2ab 6x, अब प्लस में ये आपका 4 जो है। अब इसको हल करेंगे जो है, तो ये 3x² प्लस में 2, ये 9 को इधर बुलाइए, x² को भी इधर बुलाइए, 6x को भी इधर बुलाइए और 4 को भी जो इधर बुलाइए, ये आपका 0 हो गया। जो है 3x² में से x² घटाएंगे, ये आपका 2x² रहेगा, और ये 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 होगा, -7 -4 माइनस में ये 11 हो जाएगा, और ये प्लस में 6x बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 6x माइनस 11 बराबर 0। देखिए देखिए देखिए, आ गया, यही तो है द्विघात समीकरण। इसका मतलब ये जो दिया गया है द्विघात समीकरण का रूप है, क्योंकि इसका तुलना x² प्लस bx प्लस c से किया जाए तो ये मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है। चलो चौथा ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है कि x² माइनस 1 में x² बराबर में 4। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, x² होगा, ये x² से इसमें मल्टीप्लाई होगा, x का पावर -4, x के पावर 4, ये माइनस में 1 बराबर ये 4, x के पावर 4 माइनस 1 बराबर 4x²। इसको आगे हल करेंगे तो x का पावर 4 माइनस 4x² माइनस 1 बराबर 0। इसमें देखिए, इसमें अधिकतम घात जो चर राशि पर है कितना है, 4 है, तो ये द्विघात नहीं हो सकता है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन था यही आपका करेक्ट जो है आंसर था। तो इस तरह के सवाल बोर्ड में जो है हर एक बार पूछा जाता है, ऐसा कोई साल नहीं होगा जो है कि इस तरह के सवाल को नहीं पूछा गया होगा। चलें हम आगे अब बात करते हैं, सवाल नंबर 4 की जो है बात करते हैं। तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे, और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर करेंगे जो है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे लाभान्वित जो है हो सके। चलिए हम बात करते हैं अब सवाल नंबर 4 की जो है। देखिए सवाल नंबर जो है 4 क्या कह रहा है, करे कि एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है। सवाल में लिख दे रहा हूं, एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है। ओके, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, माने ऊंचाई भी क्या है, बराबर है, तो बताना है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आपका है 1:2 होगा, ऑप्शन बी है आपका 2:3 होगा, ऑप्शन सी है आपका 3:2 होगा, एंड ऑप्शन डी है आपका कि 3:1 होगा। चलें हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है जो है। तो एक बेलन है और एक शंकु है। बेलन का मतलब क्या, ये ऐसा बेलन होता है रोटी बनाने वाला, नो 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 नो, बेलन है। शंकु, शंकु कैसा होता है, शंकु जो है आपका ऐसा होता है। करे कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है, इसका मतलब ये जो आधार है ये जितना चौड़ा है उतना चौड़ा ये भी है। इसका मतलब जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका होगा। यदि आर है तो इसका भी रेडियस आर होगा, मतलब दोनों का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है, बराबर जो है होगी। और क्या बोल रहा है कि यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, इसका मतलब इसका जो हाइट है और इसका जो हाइट है वो दोनों सेम है। ये यदि एच है तो ये भी आपका एच है। तो करें कि इनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो चूंकि इसका भी रेडियस आर ही है तो आर ही लिखेंगे, एच है तो एच ही लिखेंगे। और
शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका भी रेडियस आर ही है और त्रिज्या एच, ऊंचाई एच ही है। तो देखें जरा सा जो है ये पाई से पाई जो है खत्म हो गया, बहुत किया था कमाई इसलिए खत्म हो गया पाई से पाई। ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो है खत्म, एच से एच जो है खत्म, ऊपर आपका 1 बच गया और नीचे आपका 1/3 बच गया, 3 चला जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब 3:1 इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें आपको? चलें अगले सवाल की अब हम बात करते हैं। सवाल नंबर 5 की जो है बात करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? चलें सवाल नंबर 5 की बात करें। सवाल नंबर 5 है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a -1, 0 और b 5, 0 से समान दूरी पर है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। 0,2 ऑप्शन नंबर बी है, 2,0 एंड ऑप्शन सी है 3,0 एंड ऑप्शन डी है 0,3। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझे जरा सा जो है। करे कि एक्स अक्ष पर बिंदु, तो देखिए ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, ये वाई और ये वाई डैश होता है। तो ये आपका एक्स अक्ष होता है। करे कि एक्स अक्ष पर बिंदु, चलिए एक्स अक्ष पर हम कोई बिंदु ले लिए यहाँ पर, इस मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम O है। तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु हम लेंगे तो y का मान क्या होगा 0 होगा जो है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि ये x है तो इसका मतलब O बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वो x का मान 0 आएगा जो है। तो करें एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a इतना और b इतना से समान दूरी पर है, इसका मतलब कि a जो पॉइंट है वो कहाँ पर होगा जो है, इधर होगा, इधर मान लीजिए कि यहाँ पर -1 आ रहा है, -1, 0 और जो बी पॉइंट है वो 5,0 है, तो 5 मान लीजिए कि ही जा गया जो है 5, जो है 0। तो इस यहाँ से और यहाँ से ये जो पॉइंट है वो समान दूरी पर है, इसका मतलब यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये क्या है बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है। इस बिंदु से ये दोनों जो बिंदु हैं वो समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जो है, दूरी सूत्र लगाएं। तो कैसे दूरी सूत्र लगाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बराबर दूरी पर है ओ से लेकर ए के बीच का दूरी बराबर होगा ओ से लेकर बी के बीच की दूरी। तो कहेंगे कि ओ ए बराबर जो है ओ बी होगा जो है। ओ ए का मान जब हमको निकालना है तो दूरी सूत्र जो है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा सा जो है हमको जो है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x1 का मतलब ये x हो गया जो है, x2 का मतलब -1 हुआ तो ये प्लस आपका 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 आपका ये 0 है और इसमें जो है y2 क्या है ये भी 0 है, तो ये 0 - 0 का स्क्वायर बराबर OB का मतलब O से लेकर B तक। तो चलिए इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो कहेंगे जो है कि ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो रूट अंडर जो है x - 5 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस 0 में से फिर 0 को घटाएंगे। तो देखें जरा सा जो ये 0 में से 0 घटेगा क्या होगा 0, ये 0 में से 0 घटेगा क्या होगा 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, ये तो आपका पूरा 0 ही हो गया। तो बचा आपके पास कितना x + 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, और इसमें भी जो है आपका जो है x - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ जो है रूट है, तो दोनों तरफ रूट को हम लोग कैसे हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जो है क्या कर दिया जाए वर्ग कर दिया जाए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोनों रूट जो है क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो x + 1 का ये होल स्क्वायर बराबर में x - 5 का होल स्क्वायर।
अब इसको a प्लस बी पर प्रसार करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में 2x होगा जो है। इसका प्रसार करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 जो है हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अब प्लस नहीं माइनस जो है आपका ये 10x हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया जो है। ये 10x को उठा के इधर 2x की तरफ लेकर आएंगे तो 10 2 12x हो जाएगा। ये 1 को उठा के जो है 25 की तरफ ले जाएंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 12 से ये 24 कटेगा 2 बार में, तो x का मान 2 आ गया। इसका मतलब कि उस बिंदु का जो निर्देशांक है, जो इस बिंदु से ये जो दोनों बिंदु a और b है समान दूरी पर है, उसका नियामक जो है वो 2,0 होगा जो है। तो 2,0 देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, देखिए बी ऑप्शन बी जो है 2,0 है। तो ये आपका जो है राइट आंसर जो हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट कीजिए, फिर से जो है मैं आपको बताऊंगा जो है, अगले वीडियो में जो है बताऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की जो है। चलिए सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है tan थीटा होता है, ऑप्शन बी दिया है cot थीटा होता है, ऑप्शन सी दिया है cos थीटा होता है, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो cos थीटा होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे जो है। तो ये cos थीटा आपका हो गया जो है। इसके टोटल 6 गो फार्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा होता है, एंड cot 90 माइनस थीटा ये आपका जो है tan थीटा होता है, एंड sec 90 माइनस थीटा ये आपका cosec थीटा होता है, एंड cosec 90 माइनस थीटा ये आपका sec थीटा होता है। बस इतनी बातें तो याद रखना है, इतनी बातें याद रखें, सारा काम आपका जो है हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की जो है। तो सवाल नंबर 7 देखिए क्या करे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 2 माइनस अंडर रूट में 3, ऑप्शन बी है अंडर रूट में 5, ऑप्शन सी है 2 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, एंड ऑप्शन डी है अंडर रूट में 6। हमें बताना है कि इसमें से कौन जो है परिमेय संख्या है। तो देखिए जो है ये 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यदि 2 में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय ही संख्या जो है आएगी। ये अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय ही संख्या होता है, तो ये भी आपका परिमेय नहीं होगा, ये भी आपका परिमेय नहीं होगा। ये सी को देखिए, इसको देखिए, जो ये अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यही तो सवाल का खूबसूरती है। ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 जो एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 2 आएगा, और आपको पता है कि 2 के नीचे आप अपने मन से 1 लिख सकते हैं, तो ये पी बटा क्यू के रूप में है। इसका मतलब यही जो है आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रूट अंडर जो 6 है ये जो है अपरिमेय संख्या है। ये किस तरह की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस बात का ध्यान देना होता है। आपको लगेगा कि इसमें तो कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान यदि देंगे तो बातें निकल के जो है आएंगी जो है। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर जो है 8 की जो है। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12 बटा 13, नहीं 13 बटा 12 है, 13 बटा 12, तो कॉट जो है तो कॉट थीटा जो है बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 बटा 12 होगा, ऑप्शन बी दिया है 5 बटा 13 होगा, ऑप्शन सी दिया है 12 बटा 5 होगा, एंड ऑप्शन डी दिया है 13 बटा 5 होगा। देखें
इस तरह के सवालों को हम लोग जो है दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो जो है कि सेक थीटा बराबर जो है कर्ण बटा में आधार होता है, तो कर्ण और आधार हमें पता है, लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद जो है कॉट थीटा बराबर जो है आधार बटा में लंब होता है, तो रख देंगे, हो जाएगा काम जो है। दूसरा तरीका देखिए इसका जो है क्या है, आप दूसरा तरीका खोजिए जो है कि सेक थीटा और कॉट थीटा में कोई फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे कि सेक थीटा और कॉट थीटा में तो कोई फॉर्मूला नहीं हो देखे हैं हम, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला तो आपने जरूर देखा होगा जो है। तो चूंकि सेक और tan में फॉर्मूला है और tan जो है वो कॉट में बदल जाएगा, tan तो कॉट में बदल जाता है ना, तो इस प्रकार से सेक और कॉट में फॉर्मूला हो जाएगा, जो है काम हम लोग का बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करें। सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक थीटा कितना दिया है 13/12, तो एक जगह पे लिखेंगे 13/12 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये 13 का स्क्वायर जो 169 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, माइनस में ये tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो ये माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 माइनस 169/144, ये लघुत्तम जो है 144 होगा, यहाँ 144 माइनस 169 हुआ, ये माइनस में जो है tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 144 में 169 घटाएंगे, माइनस में 25 आएगा और नीचे 144, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से यदि हम लोग जो है tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो 25 बटा में 144, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे रूट में 25 बटा 144, और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 144 का कितना 12, तो ये 5/12 आ गया, किसका मान tan थीटा का। हमको किसका निकालना है, कॉट थीटा का। अब आपको पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर 12/5, ये tan थीटा बराबर 5/12 है, तो उलट दीजिए जो है, तो 12/5 किसका मान आ गया, कॉट थीटा का। देखिए इसमें 12/5 दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सही जवाब जो है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 की जो है। तो ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे, और हम आपके लिए जो है साइंस के भी सवाल जो है लेकर आएंगे। अभी तो मैंने मैथ का जो है शुरू किया आज से जो है, अब साइंस जो है आप लोगों के डिमांड पर साइंस भी जो है बहुत जल्द जो है चालू मैं करूंगा जो है। चलिए तो सवाल नंबर 9 की जो है बात करते हैं। तो सवाल नंबर 9 करे कि बिंदुओं ए 3,4 है और बी -3,8 है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक निकालें। मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ये हमें निकालना है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 0,12, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6,0 एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है 6,-4 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 0,6 जो है। तो देखें करे कि बिंदु इतना और इतना, मतलब ये जो पॉइंट है उसका निर्देशांक 3,4 है और जो बी पॉइंट है उसका निर्देशांक जो है, इसे लिखें, ए पॉइंट जो है उसका निर्देशांक 3,4 है और जो बी पॉइंट है उसका -3,8 है। ठीक, तो करे कि इनको मिलाने वाली रेखाखंड, इसको इसे मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका मतलब इसके ठीक बीच में जो बिंदु आ रहा है उसका नियामक हमको निकालना है। ठीक इसके बीच में जो है आ रहा है, तो ठीक इसके बीच में आ रहा है तो उसका नियामक हमको निकालना है। तो इसको मध्य विभाजन के फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। विभाजन सूत्र जो है वो आपका 3 है। विभाजन सूत्र कितने हैं, 3 हैं। एक आपका आंतरिक विभाजन सूत्र होता है। आंतरिक विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 एंड y बराबर जो है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये आंतरिक विभाजन का है, अर्थात कोई भी दो
बिंदु दिया गया उनके बीच में हमें किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और एक होता है बाह्य विभाजन का। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं किया जाता है, ये प्लस के चिन्ह को माइनस कर देते हैं, ये प्लस के चिन्ह को माइनस कर देते हैं, ये प्लस के चिन्ह को माइनस कर देते हैं, प्लस के चिन्ह को माइनस कर देते हैं। अब ये फार्मूला जो है बाह्य विभाजन का जो है बन गया। अगर हम मध्य विभाजन की बात करें कि मध्य विभाजन का क्या होता है, तो मध्य विभाजन का मतलब यह कि m1 और m2 का मान जो है बराबर होता है। और m1 और m2 का मान जब बराबर जो है होगा तो x बराबर जो है x1 प्लस x2 बटा में 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। ये फॉर्मूला जो है लगाएंगे हम लोग। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभाजन ही तो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2। तो देखिए x1 कितना है माइनस में 3 और x2 कितना है, ये आपका x2 बनेगा, तो ये आपका 3 है और ये 2। इसी प्रकार y बराबर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2, ये आपका 8 है, ये आपका 4 है, ये 2 है। तो ये 3 में से 3 जो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 0 बटा 2 का मतलब क्या हुआ 0। तो x का मान जो है 0 आ गया एंड y का मान जो है 8 4 12, 12 में 2 से भाग करेंगे, ये आपका 6। तो x का मान 0 और y का मान 6, माने 0,6 होगा। क्या होगा 0,6, x का मान 0 और y का मान 6। तो 0,6 इसमें कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0,6 इसका आंसर आएगा जो है। ठीक है, चलें अब हम 10वां सवाल देखते हैं। और ये इस वीडियो लेक्चर का जो है लास्ट सवाल होगा। ये टॉप 10 सवाल जो थे, तो हमने अभी जो है 10 सवाल लिया आपके लिए जो है, और 10 सवाल को मैंने आपको जो है बताया। तो चलिए 10वां सवाल भी हम लोग देख ही ले जो है। तो 10वां सवाल जो है कह रहा है कि किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन सी है आपका जो है 3 एंड ऑप्शन डी है अनंत। ठीक है, सुने किसी वृत्त पर, तो एगो वृत्त बना ले जो है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु का मतलब इस वृत्त से हटकर, बाह्य बिंदु का मतलब बाहर का बिंदु, माने इस वृत्त से हटकर। मान लीजिए कि मैंने यहां पर बिंदु ले लिया। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। तो ये स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो टच करके जाती है, इस वृत्त को टच करके जो जाएगी वही स्पर्श रेखा कहलाएगी। चलिए एक मैंने जो है यहां से ऐसे जो है खींचा, ये बिल्कुल एक स्पर्श करके जा रही है। एक हमने यहाँ से ऐसे खींचा, ये भी स्पर्श करके जा रही है। अब यदि मैं यहाँ से ऐसे खींचूं जो है, तो ये तो स्पर्श करके नहीं ना जा रही, इस तो छेद करके जा रही है। ये छेद करके जा रही, छेद करके जा रही, छेद करके जा रही है। और यदि मैं इधर से ऐसे खींचूं तो ये स्पर्श नहीं कर रही है, इधर खींचूं तो ये स्पर्श नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ऐसी केवल 2 ही है, यही 2 रेखाएं हैं जो वृत्त को स्पर्श करके जो है जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। तो चलें आज के इस वीडियो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए जो है लेकर आया था। आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि और आगे जो है साइंस पर वीडियो बनाए कि या ना बनाए जो है, उस पर आप बताएं जो है। और मैथ का ये आपको क्लास जो है कैसा लगा ज़रूर आप बताएं। और इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन जो है आपके लिए वीडियो अपलोड जो करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन जाते जाते गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।